हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धमाकेदार और धुआंधार सेशन, जिसमें क्लास 12th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, में लेकर आया हूं। कौन सा टॉपिक? कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में तो हमने ये देख लिया था कि भैया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। हमने ये देख लिया था कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, और इनफैक्ट गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज से ये भी हम बता सकते हैं कि कौन सा सेल खुद से काम करेगा और कौन सा सेल खुद से काम नहीं करेगा। मतलब कौन सा सेल है जो स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है और कौन सा सेल है जो नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है। यह बात हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। उसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में हमने यह भी देखा था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो किसी रिएक्शन का, तो वो भी आप गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन यूज हो रही है उसका। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब क्या है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इस बात को अपने को समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, याद करो, जब हमने सेल बनाया था तो सेल में हमने एक नमक का पानी भरा था, कुछ मात्रा में नमक का पानी भरा था। जैसे जिंक को जब डिप किया था तो जिंक के नमक के पानी में डिप किया था, जिंक सल्फेट में। कॉपर को जब डिप किया था, डेनियल सेल की अगर मैं बात करूं जिंक और कॉपर वाली, तो जब कॉपर को डिप किया था तो कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया था, दैट इज कॉपर सल्फेट में। तो जिंक को डिप किया था जिंक सल्फेट में, कॉपर को डिप किया था कॉपर सल्फेट में। वो जो नमक के एक्वस सॉल्यूशन थे उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। हालांकि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की अभी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, अभी हमारी स्लाइड में आएगी उसकी डेफिनेशन, लेकिन वो नमक के पानी इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और वही नमक के पानी, वही नमक का पानी चूंकि अपने अंदर आयंस को कैरी करता है, आयंस बोले तो जैसे मैंने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में मैंने जिंक को डिप करा था, तो भैया जिंक की रॉड को हमने यहां डिप कर दिया। अब जिंक की रॉड को डिप करा किसके अंदर? ZnSO4 में। तो ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था, बोले तो पानी के साथ हमने लिया था। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था, बोले तो पानी के साथ हमने इसको लिया था। तो जिंक पर कौन सा चार्ज? +2 चार्ज, और SO4 पर -2 चार्ज। ये आयंस बन गए। मतलब इसके अंदर बहुत सारे Zn+2 होंगे और SO4 -2 होंगे। और चूंकि ये आयंस है तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कितने आयंस पे कंडक्ट करेंगे? वो कंडक्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी उन आयंस के किन किन फैक्टर पे निर्भर करेगी, या बोले तो पूरे इस नमक के पानी के किन फैक्टर पे निर्भर करेगी। मतलब इस नमक के पानी को अगर गाढ़ा करे या पतला करे, कंसंट्रेट करे या डाइल्यूट करे, तो फिर उस इलेक्ट्रिसिटी पर क्या असर पड़ेगा। यह सारी चर्चा हम करेंगे कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स नाम के अपने इस टॉपिक में। यह सारी चर्चा हम करेंगे कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अपने इस टॉपिक में। तो यह चीज का डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि ये नमक का पानी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें चूंकि आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। अब कितनी मात्रा में कराएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी वो किन फैक्टर पे निर्भर करेगी, ये सारी चर्चा हम कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स में करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन उस कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम एक्चुअली किन को कंडक्टर कहते हैं या किन सब्सटेंस को हम इंसुलेटर कहते हैं। यह पहले क्लियर होना चाहिए। तो उसी की हम चर्चा यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट पर अगर हम शुरू करें तो लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज। मतलब
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे सब्सटेंस को आप इन 3 रूप में क्लासिफाई कर सकते हो। कोई भी सब्सटेंस, या तो वो सब्सटेंस कंडक्टर माना जाएगा, या तो वो सब्सटेंस होगा कंडक्टर, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं, या वो सब्सटेंस होगा सेमीकंडक्टर, या फिर वो सब्सटेंस होगा इंसुलेटर। अब जनरली आपने कंडक्टर और इंसुलेटर तो बचपन से पढ़ा होगा, इनफैक्ट 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में भी आपने साइंस की बुक में देखा होगा। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कंडक्टर होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं। और आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे वो कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने दे वो इंसुलेटर। जैसे आयरन ऑब्जेक्ट या वाटर या कोई भी ऐसा सोल्यूशन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके, वो सब कंडक्टर होते हैं। इसलिए कॉपर मेटल हमने ले लिया, वो एक कंडक्टर है। सिल्वर का मेटल कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं। और फिजिक्स ये कहती है कि जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भाग जाए, बोले तो चार्ज भाग जाए, और चार्ज भाग जाए मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया। चार्ज को बस मूव कराना है, और चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें कंडक्टर कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने यह भी देखा है कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर चार्ज या तो होता ही नहीं है या चार्ज मूव करता ही नहीं है, जो बिल्कुल असक्षम होते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर कह देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर कह देते हैं। जैसे वुड, लकड़ी या प्लास्टिक। तो आपने देखा होगा कि वायर्स तो कॉपर के होते क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, लेकिन उनकी जो कवरिंग कर दी जाती है वो प्लास्टिक से कर दी जाती है। और वो कवरिंग प्लास्टिक से क्यों कर दी जाती है? ताकि वो वायर में जब करंट दौड़े तो बाहर कोई अगर टच करे तो उसको करंट ना लगे, इसलिए प्लास्टिक से कवरिंग कर देते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। या कोई भी हीटिंग अप्लायंसेस आते हैं तो उनके ऊपर जो कवरिंग है जिसको हम टच करते हैं या हम छूते हैं वो प्लास्टिक का होता है या फिर वो वुड का होता है, लकड़ी का होता है। क्यों? क्योंकि वुड और प्लास्टिक दोनों आपके इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे, तो ये इंसुलेटर होता है। लेकिन फिर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक और सब्सटेंस ऐसा आता है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये क्या है सेमीकंडक्टर, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस फिजिक्स का एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है। 12th फिजिक्स में ही आपको सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पता चलेगा, बट इसकी एक डेफिनेशन हम सेमीकंडक्टर की अभी देख लेंगे। और अगर आगे बात करें तो कंडक्टर जो है इसको हमने फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में बांटा है। किसे? कंडक्टर को। पहला मेटालिक और आयोनिक कंडक्टर्स। पहला जो होगा कंडक्टर इट विल बी मेटालिक एंड आयोनिक, और जो दूसरा होगा इट विल बी इलेक्ट्रोलिटिक। तो एक कंडक्टर होगा आपका कौन सा? मेटालिक या आयोनिक कंडक्टर्स, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। हमारे इस चैप्टर में ये वाला कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों इलेक्ट्रिसिटी को तो पास होने देंगे, लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों में, उस बात पर हम गौर करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये सिर्फ हमने कैटेगराइज किया है अभी सब्सटेंसेस को। तो सब्सटेंसेस 3 प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट करा सकते हैं 100% कंडक्टर, या बिल्कुल कंडक्ट नहीं करा सकते इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी और आती है जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर को भी मैं डिफाइन करूंगा। हालांकि एक हिंट दूं छोटी सी, तो यह है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराए, लेकिन जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर बन जाए उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कंडक्ट ना करे, बट टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वो कंडक्ट करेंगे, तो उसे फिर हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। ये 3 चीजें समझ में आई। फिर कंडक्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मेटालिक कंडक्टर्स सिंपल, जिनको हम आयोनिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो है जो हमारे काम का है इस चैप्टर में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके नाउ तो एक एक करके जल्दी से सबके डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहला इंसुलेटर।
इंसुलेटर क्या है? सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वो सब्सटेंसेस जो बिल्कुल अलाउ ना करें इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करने के लिए, उन्हें 100% हम लोग इंसुलेटर का नाम देते हैं। हम कहते हैं भैया ये सब्सटेंसेस इंसुलेटर हैं क्योंकि ये 100% इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे। जैसे वुड है, ये प्लास्टिक है, तो वुड, प्लास्टिक, रबड़, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर के। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास नहीं हो सकती? सिंपल रीजन ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इनके अंदर किसी किस्म का चार्ज फ्री नहीं है। फ्री बोले तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल मतलब मूवेबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कहती है भैया चार्ज चीजों को अगर किसी सब्सटेंस में तुम मूव करा सकते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। चार्ज चीजों को अगर तुम मूव करा सकते हो किसी भी सब्सटेंसेस में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, मतलब इसमें चार चीजें मूव हो ही नहीं सकती। ये इंसुलेटर है। स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर सेमीकंडक्टर नहीं होते तो मैं तुमको क्लियर बता दूं, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब चीजें तुम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि ये सब सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस हैं। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इन सब में मदरबोर्ड लगता है। आपने देखा होगा एक चिप करके फॉर्मेट एक रहता है, ग्रीन कलर का एक बोर्ड, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। वो मदरबोर्ड इज अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, वो एक सेमीकंडक्टर है बेसिकली, जो नॉर्मल टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, जैसे ही आप उसका तापमान बढ़ाओगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। वो धीरे धीरे बोलेगा भैया मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हूं। जैसे ही आप उसका क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे। देखें, सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, मतलब इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। मतलब कंडक्टर जितना 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर तो ये कहता है भाई मैं कोई भी टेम्परेचर पे किसी भी कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हूं। लोहा ये थोड़ी ना कहता मैं जब गर्म हूंगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूंगा, ठंडा लोहा भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये कंडक्टर जितने नहीं है इफेक्टिव, लेकिन ये इंसुलेटर जितने बेकार भी नहीं है। मतलब ये इंसुलेटर तो 100% बोलता है मैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करूंगा, सेमीकंडक्टर बोलते हैं नहीं हम इनसे बेहतर हैं कंडक्टिविटी में। तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। किनकी? सेमीकंडक्टर की। दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें क्या है मोटी बात, यहां पर समझेंगे। दीज सब्सटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, दीज सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये देखो आपको कोई सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बट व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर दे बिकम कंडक्टर्स। तो लेकिन जैसे ही आप इनको हीट करते हो, जैसे ही लैपटॉप ऑन करते हो, हीट होने लगता है। उसमें देखा होगा ना अंदर फैन लगा रहता है, डेस्कटॉप पे देखा है ना अंदर फैन लगा रहता है। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर हीट ना कर दे उसको। तो वो जैसे ही आपके सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस हीट होने लगेंगे, हीट होते ही, टेम्परेचर राइज होते ही वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। ये है सेमीकंडक्टर। तो these substances do not conduct electricity at normal temperature, but when heated to high temperature they become conductors, and the best example can be silicon and germanium. Best example is silicon and germanium. अब मन में सवाल आएगा, सर आपने कहा था कंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज मूव करता है, इंसुलेटर वो होता है जिसमें चार्ज मूव नहीं करता है, तो इसमें चार्ज क्या करेगा? तो इसमें चार्ज फ्री तो रहेगा। जैसे सिलिकॉन की बात करो या जर्मेनियम की बात करो तो चार्ज फ्री तो रहेगा, लेकिन उस चार्ज को मूव करने के लिए हल्के से टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। काय की जरूरत पड़ेगी? टेम्परेचर को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। किसको? सिलिकॉन के या जर्मेनियम के साथ। इन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी हैं, वो भाग भी सकते हैं, लेकिन वो अभी उस जिस टेम्परेचर पे उस पे नहीं भागेंगे।
नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं भागेंगे, आप थोड़ा सा हीट करो वो चार्ज भागेगा, और हीट करते ही चार्ज भाग रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया, मतलब वो कंडक्टर बन गया। तो हीट करने पर कंडक्टर बन रहा है। ये है सेमीकंडक्टर। बस हमें इतना ही है सेमीकंडक्टर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल तक। सेमीकंडक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपको फिजिक्स पे जाना पड़ेगा। 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने जान लिया। नाउ अब आता है मुख्य चीज, दैट इज कंडक्टर्स, जो काम का है, और उसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारा इस चैप्टर में काम का है। कंडक्टर पहले क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर की डेफिनेशन। तो सब्सटेंसेस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे लोअर टेम्परेचर हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करवा सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर कंडक्टर कहा जाता है। उन्हें प्रॉपर कंडक्टर कहा जाता है। तो ये प्रॉपर कंडक्टर हो गया। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स। मैं ऑल मेटल्स नहीं कहूंगा क्योंकि देयर आर फ्यू मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते अच्छे से, ठीक है, लेकिन यस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर देयर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर। और इसलिए आपने देखा होगा जितने भी घरों में जो वायरिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो बनते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो बनते हैं, वो सब मेटल्स के बनते हैं। आपने घर में अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं मेटल होगा अंदर। बाहर से जरूर वो प्लास्टिक की कवरिंग में होगा, आपको प्लास्टिक दिखता होगा ताकि आप बचे रहो, आपको करंट ना लगे, बट अंदर उसके मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नाउ जो कंडक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी, एक मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मेटालिक कंडक्टर को एक बार पढ़ के समझ के खत्म करते हैं। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में पहली बात तो ये मेटल का कंडक्टर होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना हमने मेटल का, तो वो मेटल का एग्जांपल इज अ पार्ट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। मतलब इसमें मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हुए आपको दिखाई देगी। किसमें? मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हुए दिखाई देगी। तो मेटल में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हुई दिखाई देगी। अब तुम बोलोगे सर मेटल में ऐसा क्या होगा? तो मेटल के अंदर अगर हम जाएं तो आगे चलकर आपको एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर। ये जैसे मेटल है तो इसमें आपको बीच बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, एटम्स दिखेंगे, एटम्स के बाद इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो ये एटम्स, फिर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर एटम। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। फिर आपके ये एटम हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, फिर एटम हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब ये स्ट्रक्चर हो गया मान लो किसी मेटल का। अब इस मेटल में होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, रोम कर सकता है, इन एंड अराउंड, कहीं पर भी जाकर ये रोम कर सकता है। और चूंकि ये रोम कर सकता है तो ये अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। मतलब यहां पर एक वायर लगा दिया, यहां पर आपने एक और सर्किट पूरा करने के लिए आगे इसके वायर लगा दिया, तो इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं हम इन इलेक्ट्रॉन्स को? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री क्यों? बिकॉज दे आर इजीली मूवेबल। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले तो दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या कर सकते हैं? आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन इजीली मूव विद इन अ मेटल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर होते हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। मतलब मेटल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, जो दौड़ रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उस
इलेक्ट्रॉन को मैं उस कंडक्टर का चार्ज कैरियर मान लूंगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज चार्ज कैरियर्स। तो ये चार्ज कैरियर्स हो गए, चार्ज कैरियर्स, बिकॉज दे कैरी चार्जेस, दे कैरी चार्जेस। और यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं। वो जो कंडक्टर में हमने दो पार्ट पढ़े ना, एक मेटालिक वाला जो भी पढ़ रहे हैं और एक और जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, उन दोनों में अंतर यही है कि चार्ज कैरियर दोनों में अलग अलग है। इसमें चार्ज कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन जब भागता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इंड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। उसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कुछ और होता है, आयंस होते हैं, वो वहां हम डिस्कस करेंगे, बट यहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यही सारी बातें आपको थ्योरी में लिखी हुई है। सो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक लैटिस। तो मेटालिक लैटिस जो है, लैटिस बोले तो मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो मेटल है उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर से, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट जिस रूप में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लैटिस बोल देते हैं उसका। तो मेटल का जो लैटिस है, उस लैटिस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो जब करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो उस मेटल को डिकंपोज नहीं करेंगे। मान लो तुम्हारे घर में कॉपर वायरिंग है और तुम्हारा घर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20 साल पुराना है, तो 20 साल से अगर वही इलेक्ट्रिकल कॉपर वायरिंग पूरे घर में अगर करी गई है, पूरे घर के सर्किट में की गई है, तो 20 सालों तक उस कॉपर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके ऊपर की प्लास्टिक हो सकता है टूट के, खिंच के, फट के बाहर आ जाए, लेकिन वो वायर अंदर वैसे ही रहेगा। अब तुम कहोगे सर इतने सालों से इसके अंदर करंट पैदा हो रहा है तो इसको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो मेटल को डिकंपोज नहीं करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो मूव करने के दौरान कभी भी मेटल को डिकंपोज नहीं करेगा। हां, ये एक उसके कॉन्सिक्वेंस होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी डेवलप होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट में हो सकता है कि कुछ मेटल का लॉस हो जाए, कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वो लॉस नहीं हो रहा डायरेक्टली। तो इसलिए यह कहा गया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस डीकंपोज नहीं होगा, बिना डीकंपोजिशन के वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते रहेंगे। तो जो मेटल है वो आपका मेटल वैसे ही बना रहेगा, कोई डीकंपोजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, कंडक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करते, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। इनका जब तुम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाओगे तो इनकी कंडक्टिविटी कम होगी। देयर कंडक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिंपल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हाई टेम्परेचर पे आते हैं तो एक रिस्ट्रिक्ट मोशन दिखाते हैं, मतलब वो मोशन उनका रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और जब मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्रीली मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये इसका मेटल लैटिस है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये देखो एटम, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन, फिर ये मेटल के एटम से ये बीच बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो लिखा है फ्री नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और देखो ये एरो बता रहे हैं इसके आगे, मतलब ये दिखा रहे हैं दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, और जैसे ये मूव कर रहे हैं तो द बल्ब विल लाइट अप, बल्ब ग्लो हो जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इनको मूव कराने के लिए ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स की तो जरूरत है। मेटल को थोड़ी ना बोलो कि भाई तेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है तू ही मूव करा, कोई तो एक्सटर्नल देना पड़ेगा उसको। तो आप बैटरी लगा रहे हो, बैटरी में वो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द मेटल, तो मेटल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये है इसका कंसेप्ट कंडक्टर्स का, मेटल कंडक्टर्स का। मेटल कंडक्टर्स को आप आयोनिक कंडक्टर्स भी कह सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कह सकते हो। ये वाला यहां खत्म। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पे। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, उनकी बात भी करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अपन समझ गए मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कौन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन भाग सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट करा सकता है। टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी कंडक्टिविटी कम होगी और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कैरियर्स मान लेंगे मेटालिक कंडक्टर या आयोनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर। अब आगे ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मतलब इसमें और मेटालिक कंडक्टर को थोड़ा सा ये समझे कि कैसे इलेक्ट्रॉन भाग सकता है या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझना है। यह है मेटल का लैटिस, ये वही लैटिस है मेटल का जो अभी हमने बनाया था। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स जो मेटल आयंस होंगे बेसिकली, और ये मेटल आयंस के बीच में जो आपको डॉट दिख रहे ब्लू कलर के, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ब्लू कलर के आपको डॉट दिख रहे दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका जो हो गया, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि ये जो मेटल आयन के जो स्फीयर्स है, इनके बीच में काफी ऐसी जगह है, ये थोड़े दूर दूर है, तो इनके बीच में काफी ऐसी जगह है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दौड़ सकते हैं। बस इनको दौड़ाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, बाहर से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये दौड़ लगाए। तो आप बैटरी लगाओगे, क्योंकि मेटल अपने आप तो इलेक्ट्रॉन दौड़ाएगा नहीं, कि कोई मेटल अगर लोहा पड़ा हुआ है तो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन दौड़ाएगा, अपने आप उसको छूने पे करंट लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो बैटरी आप लगाओगे तो उससे ये कंडक्ट होगा। सो इसी में थ्योरी देख लेते हैं। इन अ मेटालिक लैटिस व्हेन करंट इज पास्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एनेबलिंग अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। स्क्रीनशॉट लें, आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ अब आते हैं मुख्य चीज पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और अब जो पूरे चैप्टर में आगे तक बात होगी वो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को लेकर, क्योंकि यही हमारा काम का है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स अ कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स अ कंडक्टर। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, डेफिनेशन तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो नमक का पानी हमने लिया था, जिंक को डिसॉल्व किया था जिंक के नमक के पानी में, एक्वस फॉर्म में, जिंक सल्फेट में, कॉपर को डिप किया था कॉपर सल्फेट में, तो ये जो नमक के पानी ले रहे हैं, ये जो नमक का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ये नमक का सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट ही सेल के अंदर कंडक्टर का काम करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट ही सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। थ्योरी देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, थ्योरी समझेंगे यहां पर। allows the electricity to pass through them in their molten states or in the form of their aqueous solutions. So electrolytic conductors are the one जो एक सॉल्यूशन के रूप में या तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें या किसी सब्सटेंस के मोल्टन रूप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। आपको अगर याद हो तो मैंने एक वीडियो में आपको यह कहा था कि अगर NaCl को पानी में डाला तो वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर NaCl को पिघलाकर डाला मोल्टन फॉर्म में तो भी वो कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करा सकता है। तो यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होंगे उसमें या तो सब्सटेंस जिसको आप कंडक्टर बनाना चाह रहे हो, वो सब्सटेंस या तो आपके लिए किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में, या तो नमक के पानी के रूप में होना चाहिए एक्वस फॉर्म में, या फिर वो किस में होना चाहिए, मोल्टन फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर मोल्टन फॉर्म में। तो अगर एक्वस फॉर्म में होता है तो भी कंडक्टर, मोल्टन फॉर्म मतलब पिघला हुआ रूप मेल्टेड फॉर्म में भी होता है तो भी कंडक्टर, और दोनों ही रूप में वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर माना जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, समझेंगे इसको। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
चाहे एक्वस फॉर्म हो या चाहे मोल्टन फॉर्म हो, वो सब्सटेंस के आयंस वहां क्रिएट हो जाएंगे। एक्वस फॉर्म में भी आयंस बन जाएंगे और मोल्टन फॉर्म में भी आयंस बन जाएंगे। और इन्हीं आयंस को हम कहेंगे कि भैया आप चार्ज कैरियर होगे कंडक्टर के अंदर, यानी कि आप ही वो है जिसके पास चार्ज है। और अब आप अगर भग गए, आप अगर मूव कर गए, तो आप के अंदर से करंट इंड्यूस होगा, यानी कि वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। तो जैसे मैंने कंटेनर ले लिया, सपोज करो मैंने एक सब कंटेनर ले लिया ये, और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, ये मैंने पानी भर दिया, ये पानी भर दिया। अब इसमें पानी भरा है और इसमें मैंने नमक का सोल्यूशन भी डाल दिया। नमक का सोल्यूशन बोले तो NaCl, सोल्यूशन बन गया अब ये पूरा। मतलब अब इसके अंदर जो है वो NaCl एक्वस है, इसके अंदर NaCl एक्वस है। अब जब NaCl एक्वस है तो इसके अंदर तुरंत एक्वस मीडियम में आते ही Na आयंस बन गए होंगे और क्लोरीन भी आयंस बन गए होंगे। तो सोडियम का आयन बन जाएगा और क्लोराइड का भी आयन बन जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे Na+ होंगे और Cl- होंगे, Na+ होंगे और Cl- होंगे। ये Na+ और Cl- दोनों को हम आयन कहेंगे, दोनों को हम आयन कहेंगे। तो दीज आर आयंस, और इन्हीं आयंस को हम अपने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चार्ज कैरियर्स। मतलब बोलेंगे इनके पास ही चार्ज है। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो है उसके पास चार्ज, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो है उसके पास चार्ज। तो यही आयंस हमारे लिए बन जाएंगे चार्ज कैरियर्स। जो कि मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन था चार्ज कैरियर, वही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस हो गया चार्ज कैरियर। ये डिफरेंस है दोनों कंडक्टर में, है दोनों कंडक्टर, बट मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड प्रिसाइसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरी करते हैं वो आयंस होते हैं प्रिसाइसली, क्योंकि आयंस के पास यहां चार्ज है। और वो आयन आपको किसी भी सब्सटेंस में मिलता है, या तो वो किसी भी सॉल्ट में मिल सकता है, या तो वो एक्वस फॉर्म में चला जाए, या फिर वो मोल्टन फॉर्म में चला जाए। यहां NaCl हमने एक्वस लिया है, तुम चाहो तो मोल्टन पिघला हुआ रूप भी ले सकते हो, तो फिर NaCl पिघले हुए रूप में भी Na+ और Cl- देगा। तुम बोलोगे सर अंतर क्या है? अब एक्वस फॉर्म में पानी भी आयंस दे सकता है, H+ और OH-, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 4 किस्म के आयन की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो 4 आयन की वजह से हो सकता है। सॉल्ट के आयन, कैटायन और एनायन, और पानी के भी आयन, कैटायन और एनायन से। लेकिन जब मोल्टन में लिया है तो पानी नहीं है, सिर्फ उसी को पिघला दिया है, तो फिर NaCl का ही आयन होगा, उसी सॉल्ट का आयन होगा, एक कैटायन और एक एनायन, जो चार्ज कैरियर बनेगा। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कौन होगा? इट विल बी द आयंस विच विल बिहेव लाइक which will have a charge on themselves and therefore they are regarded as charge carriers। अब बस करना क्या है? इन आयंस को भगाने की देर है। भगाना मतलब मूव कराने की देर है, इनको दौड़ाने की देर है। अब अगर तुमने आयंस को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, इनका मूवमेंट शुरू कर दिया, तो ये आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इस नमक के पानी के थ्रू पास हो जाएगी। तो दे आर द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये इस वर्ड का, इस लाइन का मतलब है मूवमेंट ऑफ आयंस का। नेक्स्ट, दीज आयंस आर फर्निश्ड बाय द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये आयंस जो होंगे दे आर फर्निश्ड बाय द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होगा तो ये आयंस बन रहे हैं, ये आयंस फर्निश हो रहे हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होगा। याद करो, मेटालिक कंडक्टर पे मेटल का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ था। एक और डिफरेंस, मेटालिक कंडक्टर में मेटल खत्म नहीं हुआ था। हमने कहा था 25 साल पुराना घर है, 25 साल पुराने घर में वायरिंग कर रखी है कॉपर की, तो 25 साल तक कॉपर रहेगा वहां पर, खत्म नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो रहा है, तभी तो वो आयंस क्रिएट करके दे रहा है। नहीं तो NaCl बनता, वो टूटा क्यों?
Na प्लस और Cl माइनस में वो इसलिए टूटा क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट केमिकली डिकम्पोज हुआ है, जिसकी वजह से आयंस वहां पर बन गए, आयंस वहां पर फर्निश हो गए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया। अब यहां पर अभी आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दिया, किसका है ये नहीं बताया, तो उन्होंने बोल दिया कि ये दो आयंस में ब्रेक होगा, एक प्लस और एक माइनस है। रेड कलर के जो स्फीयर्स है वो प्लस है, ब्लू कलर के जो स्फीयर्स है वो माइनस है। तो प्लस और माइनस में इसको ब्रेक किया गया है। अब जो प्लस वाले हैं दे आर कंसिडर्ड एज कैटायन, जो प्लस वाले हैं वो कैटायन हो गए, और जो माइनस वाले वो एनायन हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लस वाले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे, ये उन्होंने बैटरी लगाई है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये सब कैथोड की तरफ भागेंगे, और एनायंस जो होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बोले तो एनायंस एनोड की तरफ भागते हैं, तो एनोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो ये जैसे ही आपने टर्मिनल लगाया, यहां मूवमेंट शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन का, आयंस का, सॉरी, यहां मूवमेंट शुरू हो गया आयंस का, तो फिर ये चार्ज कैरियर कहलाए जाएंगे। ये हम मान लेंगे कि ये चार्ज कैरी करते हैं और ये आपके लिए कंडक्टर का काम करेंगे, ये आपके लिए कंडक्टर का काम करेंगे। तो आयंस का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, बन तो जाएंगे, उनका भागना इंपॉर्टेंट है। उस भागने के लिए आपने बैटरी और इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट किया, ये बैटरी और इलेक्ट्रोड लगाए तब आयंस भागे। और इसको मैं क्लियर एक और डायग्राम यहां पर बना देता हूं, बट उसके पहले आप ये क्या करो, पूरा टिप लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इसको अलग से बनाता हूं। ओके नाउ, तो यहां देखेंगे, ये ले लिया हमने कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में भर दिया हमने नमक का सीधा पानी, सीधे नमक का पानी भर दिया इस बार। ये सीधा नमक का पानी है जो हमने भरा है, ठीक है। दिस इज NaCl एक्वस, तुम चाहो तो मोल्टन भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस बार पिघला हुआ ले लेते, चलो पिछली बार एक्वस लिया था, इस बार मोल्टन ले लेते, मतलब सिर्फ NaCl है, पानी नहीं डाला। अब अंतर क्या होगा कि सिर्फ दो आयन बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, पानी डाल देते तो चार बनते, Na प्लस Cl माइनस तो बनते, H प्लस और OH माइनस भी बनते, ये डिफरेंस होता, बस बाकी कुछ नहीं है, अभी एक ही बनेगा। तो यहां पर बहुत सारे Na प्लस होंगे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब क्या करा आपने, अब आपने एक बैटरी लगाई यहां पर, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इससे इलेक्ट्रोड्स को सेट कर दिया, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये इलेक्ट्रोड्स को आपने सेट कर दिया, ये इलेक्ट्रोड्स को आपने सेट कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब आपने क्या करा, नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर थे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे Na पॉजिटिव, उनको पहली बात तो हम कैटायन कह देते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कैटायन और एनायंस में। कैटायंस आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, कहीं पे भी पूरी केमिस्ट्री में आपको जहां भी कैटायन मिले मतलब समझ जाना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो कैटायन हमेशा दौड़ लगाएगा कैथोड की तरफ, मतलब वो कैटायन हमेशा दौड़ लगाएगा कैथोड की तरफ। लेकिन Na पॉजिटिव अगर कैटायन है तो पॉजिटिव आयन सारे नेगेटिव की तरफ दौड़ लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो जो नेगेटिव साइड होगी वो आप कैथोड कहना चाह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस एंड कैटायंस कैथोड की तरफ भागेंगे, सिंपल, कैटायंस जहां भागेंगे उस टर्मिनल को हम कैथोड कह देते हैं। लेकिन हमें यह पता है कि जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही भागेंगे ना, इसका मतलब चूंकि कैटायंस जिस तरफ भागते हैं उसे कैथोड कह देते हैं, और यहां पर पॉजिटिव आयंस नेगेटिव रॉड की तरफ भाग रहे हैं, तो मतलब नेगेटिव रॉड कैथोड कहलाएगी, एज सिंपल एज दैट, नेगेटिव रॉड कैथोड कहलाएगी। तो जितने भी Na प्लस है वो सब यहां चिपक जाएंगे Na माइनस इस पर, माइनस पर।
और चिपकेंगे तो बाद में, पहले तो भागेंगे ना। बस हमें यही करना था, हमें इनको भगाना था, क्योंकि जब ये चार्ज कैरियर्स बोले तो आयंस भागेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए ये अरेंजमेंट किया गया। इन द सेम वे ये जो नेगेटिव आयंस तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो नेगेटिव आयंस तुम्हें दिख रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस भी तो पॉजिटिव की तरफ दौड़ लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी नेगेटिव आयंस हैं ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ लगाएंगे। अब नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे। नेगेटिव आयंस को, जैसे क्लोराइड नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। और एनायन जिस किसी भी टर्मिनल पे दौड़ेंगे उसे एनोड कह देंगे। जैसे कैटायन जहां दौड़ेंगे वो कैथोड बोल देंगे, एनायन जहां दौड़े वो एनोड बोल देंगे। तो एनायन जहां दौड़ेंगे वो एनोड हो गया, वो एनोड हो गया। एनायन जहां दौड़े वो एनोड हो गया। और यहां नेगेटिव आयन किस रोड पे जा रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर दौड़ रहे हैं। तो मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो एनोड्स आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, जहां नेगेटिव एनायंस दौड़ते हैं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर एनायंस कौन सा चार्ज, एनोड कौन सा। हालांकि देखो मैंने तो तुम्हें बोला है कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन होता है, एनोड वो होता है जहां पॉजिटिव, जहां ऑक्सीडेशन होता है। तो लेकिन आपको ये चीज भी याद रखनी है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें भले पॉजिटिव नेगेटिव याद मत रखो, बस ये याद रखो कैटायन पॉजिटिव होते हैं जो कैथोड पर भागते हैं, और एनायंस नेगेटिव होते हैं जो एनोड पर भागते हैं। बस इतना भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट है इनका भागना। यहां जमा हो गई ये अच्छी बात है, तो केमिकल मिल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि भागे, और भागे तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई, क्योंकि ये आयंस के पास चार्ज है, दे आर चार्ज कैरियर्स, और जब ये भागेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ये हमारे काम की चीज है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या मिल जाएगी। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? जल्दी से इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का, इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लें पहले। ओके नाउ, तो ये तो संपट पड़ा होगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। नाउ इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर लेते हैं। तो मोटी मोटी चीज आपको क्लियर हो गई है कि कंडक्टर दो प्रकार का, एक मेटालिक, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस होते हैं भाई, कैटायंस और एनायंस, जो चार्ज कैरियर माने जाते हैं और जिनके भागने से वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये दो चीजें हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में वो आयंस जो सोल्यूशन बनाकर भाग रहे हैं, वो सोल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट कह देते हो। That is an electrolyte. So what is an electrolyte? A salt solution or a solution in which ions gets formed, and because of those ions the electricity can get conduct, then such solutions are called as electrolytes. फिर से, the solutions in which ions get formed and due to the movement of those ions electricity can get passed, then such solutions are called as electrolytes. And in electrolytes ions are called as charge carriers, and in electrolytes ions are called as charge carriers. ions जो होंगे वो चार्ज कैरियर्स माने जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, क्योंकि वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आयंस बना सकता है, जिस आयन के दौड़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि दो प्रकार का होगा। वो इलेक्ट्रोलाइट अगर आगे पढ़ेंगे, आगे समझें, तो वो दो प्रकार का होगा। बहुत सिंपल प्रकार है, बहुत सिंपल टाइप है। एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है, समझो। तुमने एक नमक लिया, उस नमक को की कुछ मात्रा तुमने पानी में मिलाई, और जितनी मात्रा तुमने पानी में मिलाई थी नमक की, वो सारे नमक के मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लिया। मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के लिए
तो एक मॉलिक्यूल जब NaCl का टूटता है तो एक Na प्लस और एक Cl माइनस बनता है। जब मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के ले लिए तो 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस भी बनने चाहिए, 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस भी बनने चाहिए। अगर बन गए तो मैं कहूंगा मेरे इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन 100% हुआ, 100% हुआ। मतलब जितने मॉलिक्यूल में लाया था वो सारे मॉलिक्यूल ने अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर लिया। AB में मॉलिक्यूल मान लो लाया हूं तो जितने AB लाया हूं उतने A प्लस मिले और उतने B माइनस मिले, पूरा डिसोसिएशन हुआ। कोई भी AB अनडिसोसिएट नहीं रह गया, कोई भी AB आपस में एक मॉलिक्यूल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाकर नहीं रहा, सारे AB टूट गए, जितने भी AB मैंने लिए। मतलब मैंने जैसे AB ले लिया यहां पर, ध्यान से देखेंगे, तो मैंने AB के मान लो N मॉलिक्यूल ले लिए। पहले मैंने एक AB लिया तो AB से पता चला ये एक A प्लस आयन देता है और एक ये B माइनस आयन देता है। अब AB एक्वस में हो सकता है या मोल्टन में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट अगर मैं N मॉलिक्यूल्स ले लूं AB के तो फिर N मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस टूटने चाहिए, N मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस टूटने चाहिए और N मॉलिक्यूल्स ऑफ B माइनस भी टूटने चाहिए। तो A के भी N मॉलिक्यूल्स A के भी N आयंस बनने चाहिए और B के भी N आयंस बनने चाहिए अगर A B मॉलिक्यूल टूटता है तो। दीज आर आयंस, A पॉजिटिव आयन कैटायन और B नेगेटिव आयन एन आयन, तो उतने ही कैटायन और एनायन बनने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि N A B मैंने लिए तो N A प्लस बनेंगे और N B माइनस बनेंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि मेरा AB 100% डिसोसिएट हुआ है। कितना परसेंट? 100% डिसोसिएट हुआ है। तो ये डिसोसिएशन जो होगा ये 100% डिसोसिएशन होगा। कैसा डिसोसिएशन होगा? 100% डिसोसिएशन होगा। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, AB जैसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट कर रहा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल को कैटायन एनायन में तोड़ रहा है, सारे मॉलिक्यूल को कैटायन और एनायन में ब्रेक कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल को अनडिसोसिएटेड नहीं छोड़ रहा है, ऐसे AB को, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को मैं घोषित कर दूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को मैं घोषित कर दूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखेंगे। डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट इनटू देयर आयंस इन द सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा यह अंग्रेजी गड़बड़ा गई है, बट कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। HCl, NaOH, KCl ये एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। क्लियर हो गया? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। मैंने जितने मॉलिक्यूल लिए हैं उस सब्सटेंस के, उस सॉल्ट के जो इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाह रहा हूं, अगर वो सारे मॉलिक्यूल नहीं टूटे अपने आप को आयंस में, नहीं तोड़े अपने आप को आयंस में, कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड रह जाएं, मतलब मेरा इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट था। मतलब मैंने मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए AB के और 100 में से 90 टूट गए। 90 टूट गए, अच्छी बात है। मतलब 90 टूटने के बाद 90 A प्लस बने और 90 B माइनस बने, बट 10 मॉलिक्यूल अभी भी अनडिसोसिएटेड रह गए। 90 टूट गए, 100 में से तो 10 रह गए, मतलब मेरा AB अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मेरा AB अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उसका डिसोसिएशन 100% नहीं है। कितना डिसोसिएशन है? 90%। क्योंकि 100 लिए थे, 90 टूट गए तो 90% है, 100% तो नहीं है ना। और जब 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को मैं नाम दे दूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि मैंने AB ले लिया तो वो टूट जाता था किसमें? एक्वस मीडियम में, A प्लस और B माइनस में।
अगर मैं 100 AB ले लूं तो वो 100 के 100 नहीं तोड़ेगा, मान लो 90 तोड़ लिए तो 90 A प्लस बन गया और 90 B माइनस बन गया। मतलब 10 molecules of this remains undissociated. So 10 molecules of AB remains undissociated. तो 10 मॉलिक्यूल्स इसके क्या रह गए, अनडिसोसिएटेड रह गए। तो इस केस में मेरा जो AB हो गया वो एक किस्म का वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट तो अभी भी है क्योंकि आयंस तो अभी भी देगा, लेकिन जितने मैंने उम्मीद करी थी कि उतने आयंस देने चाहिए उतने नहीं दिए, तो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो गया क्योंकि उतने आयंस मेरे को नहीं मिले, तो मैंने कह दिया भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब मेरा ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आयन ही थे जो चार्ज कैरियर थे बाबू, आयन ही थे जो जिम्मेदार थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब जब आयंस की संख्या ही कम हो गई तो यह बात कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जानी चाहिए थी वो अच्छे से पास नहीं होगी। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में चार्ज कैरियर आयंस हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त मात्रा में आयंस हैं, इसमें अपर्याप्त मात्रा में आयंस हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन अगर हम यहां पर देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड। स्मॉल पोर्शन तो नहीं बोलना चाहिए, बट यस मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द आयंस विल गेट आयोनाइज्ड। जो मेजर पोर्शन होंगे वो आयोनाइज होंगे, लेकिन कुछ स्मॉल पोर्शन विल रिमेन अनडिसोसिएटेड। ठीक है, तो मेजर पोर्शन ऑफ द आयंस गेट्स मेजर पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स आयोनाइज्ड एंड फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स अनआयोनाइज्ड। क्योंकि जनरली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 90%, 80%, 70% तक तो होता है। 70% मतलब जितने मॉलिक्यूल आपने लिए उसमें से 70% टूट गए, 30% नहीं टूटे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से उसको कैलकुलेट करते हैं और वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर 70% होगा। ये चीज हो गई। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जांपल हो गए जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। HCN है ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये HCl था, HCl स्ट्रॉन्ग है, HCN वीक है। ठीक है, और कोई वीक एसिड ले लो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं आपको पता है वो वीक होते हैं, तो आप मीथेनोइक एसिड ले लो HCOH, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। इसको भी डिसोसिएट करना है तो क्या बनाएगा, HCOO माइनस और H पॉजिटिव, HCOO माइनस और H पॉजिटिव, या फिर CH3COH, विनेगर सिरका में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, CH3COOH, ये भी ऑर्गेनिक है तो ये भी वीक है। डिसोसिएट करने पर आया तो H प्लस और O माइनस में करेगा, लेकिन कोई भी 100% H प्लस नहीं देगा। जितने तुमने इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल लिए एसिटिक एसिड के, वो सारे मॉलिक्यूल H प्लस नहीं देंगे, कुछ अनडिसोसिएटेड रहेंगे वहां पे। तो ये भी आपके क्या हो गए, वीक एसिड हो गए, या कभी को पानी में डालोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट में जरूरी नहीं सॉल्ट से बनाओ, ये एसिड से भी बना सकते हो, मैंने एग्जांपल दे दिया देखो। नहीं तो क्या होता है, बच्चे इलेक्ट्रोलाइट को इतना सॉल्ट के रूप में पढ़ते हैं कि फिर उनको एक टाइम के बाद लगने लगता है कि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट से ही बनेगा, सॉल्ट का ही सोल्यूशन होगा। नहीं, एसिड का भी हो सकता है। जैसे देखो ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है ना, बना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इससे, तो एसिड से भी मतलब उसमें मुख्य चीज है कि वो आयंस बना सके, और हमें पता है एसिड भी आयन बना सकता है, तो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। और इसमें तुम ऑर्गेनिक एसिड ले लोगे तो चूंकि ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं तो वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बनेंगे। यह है कहानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो यह आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया जो अगेन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर माना जाता है, और इसमें आयंस के लिए मुख्य भूमिका होती है, आयंस पर मेन जवाबदारी होती है कि भैया तुम क्या करोगे, कंडक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। नाउ तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स हमने पढ़ लिए।
So, electrolytic conductors, electrolyte can be acids, HClO, H2SO4, HNO3O, इनमें से कोई सा भी बेसिस एंड आयोनिक सॉल्ट्स। ये मैंने अभी बात करी जिसकी कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सॉल्ट्स को मानो, आप एसिड्स को भी मान सकते हो, आप बेसिस को भी मान सकते हो। जो आयन बना सके आप उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मान सकते हो, ठीक है। और हमें पता है एसिड H+ आयंस रिलीज करता है। पहले तो हमने सॉल्ट को क्यों बोला, क्योंकि सॉल्ट तो प्रॉपर केटायन और एनायन देता है, जो केटायन H+ के अलावा होता है और एनायन OH- के अलावा होता है। मतलब H+ और OH- नहीं होने चाहिए तो वो सॉल्ट होता है, तो ये भी आयंस दे सकता है। एसिड को क्यों माना, क्योंकि एसिड हमें H+ आयंस दे सकता है, H+ आयंस दे सकता है। बेस को हमने क्यों माना, क्योंकि बेस जो होता है वो OH- आयंस दे देता है। क्या दे देता है, OH-। तो सब में कॉमन क्या है, ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस आयंस। सब में कॉमन क्या है, ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस आयंस, ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस आयंस, therefore they are considered as electrolytes. They all can form electrolytes. Consider नहीं करते, ये बना सकते हैं electrolytes. Therefore they all can become electrolytes. So they all can become electrolytes. क्योंकि ये सब क्या कर सकते हैं, आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, ये सब आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ देम कैन बिकम इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग बनेंगे वीक बनेंगे वो अलग बात है। एसिड जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, जो एसिड वीक होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। बेसिस जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, जो बेसिस वीक होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। तो वो इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा कि स्ट्रॉन्ग बनना है कि वीक बनना है। वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे भी निर्भर करेगा। बट यस, दे कैन फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑल ऑफ देम कैन फॉर्म आयंस। दे कैन बिकम इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑल ऑफ देम कैन फॉर्म आयंस। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नाउ तो यही सारी चीजें और ये डिस्कस कर चुके हैं। जो भैया कैटायन होगा वो किस रॉड की तरफ भागेगा, नेगेटिव रॉड की तरफ भागेगा। किस रॉड की तरफ भागेगा, नेगेटिव रॉड की तरफ भागेगा। ये नेगेटिव रॉड है और इस कैटायन जहां भागता है उसे कैथोड कहते हैं, तो ये कैथोड हो गया, नेगेटिव आयंस। एनायन जिस तरफ भागेगा वो किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव रॉड की तरफ भागेगा, तो ये पॉजिटिव रॉड हो गई। और जहां एनायन भागता है उसे एनोड कहते हैं, तो भैया ये आपका एनोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, क्योंकि एनायन यहां पर लगेगा। ये चीज हो जाएगी, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो बहुत सारे डिफरेंसेस तो हमने इनकी डेफिनेशन में, इनके एक्सप्लेनेशन में समझ लिए कि जैसे मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में वो आयंस होते हैं। मेटालिक कंडक्टर डिकंपोज नहीं होते, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर डिकंपोज होने लगते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं वो भी यहां पर अपन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेटालिक कंडक्टर जो हमने पहले पढ़ा है, मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां अवेलेबल है जो इजीली मूव करा सकते हैं, एंड एज सून एज दे स्टार्ट मूविंग वहां इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार होते हैं कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए। मतलब यहां पर आयंस जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, और वही आयंस जब दौड़ना चालू कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो यहां वही जिम्मेदारी आयंस को दी गई है। तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां आयंस, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहां जो मेटालिक कंडक्टर आपने लिया है, जिस किसी भी मेटल का लिया है, वो मेटल की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी,
वो 25 साल से जो वायरिंग चल रही है कॉपर की वो चलती रहेगी, कॉपर में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा उस मेटल का। इलेक्ट्रॉन के भागने के दौरान वो मेटल अपने आप को केमिकली डिकम्पोज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में केमिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट का होता है। जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए, जो नमक लिए, वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा। NaCl आपने लिया तो Na+Cl- में टूटेगा। MgCl2 लिया तो Mg+2 2Cl- में टूटेगा। KCl लिया K+Cl- में टूटेगा। क्योंकि ये टूटेगा तो हमारा सॉल्ट डिकम्पोज होगा समय के साथ, और इसलिए यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व होगा। यहां केमिकली चीजें डिकम्पोज होंगी, इसलिए आपका जो बैटरी है वो बार बार डेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आ रही है। वो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया तो वो डेड हो गया। तो इसलिए यहां केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। यहां नहीं होगा मेटालिक में, इलेक्ट्रोलाइटिक में होगा। तीसरी चीज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमने बात करी थी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इसमें बढ़ाओगे, यहां पर मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी कम होगी, मतलब आयंस का एक रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा, जिसके कारण आयंस पहले जितनी बेहतर ढंग से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे थे वो अब नहीं करवाएंगे। लेकिन उसका ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, यहां इन टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब सोचो क्यों? क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी? कब बढ़ेगी? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सोचो क्यों कंडक्टिविटी बढ़ेगी? सिंपल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में तुमने आयंस बना लिए, अब उन आयंस को भगाना है। जैसे ही तुम उस सॉल्यूशन को हीट करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो वो आयंस उस हीट को गेन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। मतलब वो जो आयंस धीरे धीरे टहल रहे थे, धीरे धीरे मंडरा रहे थे, हीट मिलने पर वो दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो टहलने पर, मंडराने पर एक पर्टिकुलर एनर्जी दे रहे थे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रहे थे, लेकिन जब उनने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली और तेजी से दौड़ लगाने लग गए, तो तेजी से दौड़ लगाने में अब हम कहेंगे वो बेहतर कंडक्टिविटी देने लग गए, वो बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देने लग गए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और सब कुछ टेम्परेचर, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी रेट से वो आयंस भागेंगे उतनी बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। और जब आप किसी सॉल्यूशन को हीट कर रहे हो तो उनके आयंस काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। आपने पढ़ा है कि जब भी आप एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी अंदर के पार्टिकल की। तो अंदर के पार्टिकल कौन है? आयंस है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो हाई वेलोसिटी से भागने लगे, मतलब मूवमेंट तेज हो गया, और मूवमेंट तेज हो गया तो कंडक्टिविटी भी तेज हो जाएगी। ये है इंक्रीज इन टेम्परेचर से कंडक्टिविटी के बढ़ने का रीजन। इसमें वो चीज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कन्फाइंड हो जाएंगे, और जब ये हो गया तो यहां कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सिंपल। एक और इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस अगला ये है, डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। यहां पर मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। कहीं भी इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर नहीं जा रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है, बस इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, एक जिगजैग, एक हैपहैजार्ड वे में वो घूमता जा रहा है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। बट यहां पर प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आयंस का। यहां मैटर ट्रांसफर हो रहा है आयंस। कैटायंस बोले हम भागे कैथोड की तरफ, कैटायंस बोले कि भैया हम पॉजिटिव आयंस हैं तो हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, बोले तो कैथोड की तरफ भागेंगे। वहीं एनायंस बोले अच्छा तो फिर हम तो नेगेटिव आयंस हैं तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बोले तो एनोड की तरफ भागेंगे। तो कैटायन भागे कैथोड की तरफ, एनायन भागे एनोड की तरफ, ये ट्रांसफर हो गया। तो आयंस वहां से एक यूनिडायरेक्शनल होकर एक तरफ ट्रांसफर होंगे, तो यहां पर मैटर का ट्रांसफर होगा, और मैटर में भी कौन? आयंस का। तो मैटर में कौन? आयंस का ट्रांसफर होगा। यहां कोई ट्रांसफर नहीं है, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है और वो वापस उसी जगह पे भी आ जाता है जहां से वो शुरू किया था घूमना, कई बार आ सकता है वो। तो यहां पर सिर्फ उनका मूवमेंट है, यहां पर ट्रांसफर है। मूवमेंट और ट्रांसफर में अंतर होता है।
मैं अपने घर से वॉक पर निकला तो भैया मैं घूम फिर कर अपने घर वापस आ जाऊंगा, तो मैंने मूवमेंट कराया, मेरा कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, मैं पहले कहीं और रहता था, बाद में कहीं और रह रहा हूं, तो मैं उस घर से दूसरी तरफ मूव हो गया, मतलब मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो ये मेरा ट्रांसफर हो गया। ये है मूवमेंट और ट्रांसफर। इसमें सिर्फ मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें ट्रांसफर होता है आयंस का। सो आयंस विल गेट ट्रांसफर्ड इन दिस, इसमें आयंस विल गेट ट्रांसफर्ड। ये डिफरेंस है किसके बीच में? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में, मेटल के कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। तो आई होप सारे डिफरेंसेस क्लियर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पहली पॉइंट ही है, याद रखना। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर कभी वाइवा लेंगे या एक्सटर्नल आके वाइवा लेंगे तो वो पूछेंगे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का प्राइम डिफरेंस क्या है, तो आप बोलना उसमें चार्ज कैरियर्स के अंतर है। सर मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं। और फिर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में जो बेसिकली डिफरेंस होगा वही आगे के डिफरेंसेस तक जाता है, बट ये मेन डिफरेंस है। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे और चर्चा करनी है। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले जल्दी से। ओके, नाउ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके स्कूल के टीचर पूछते हैं, और स्कूल के टीचर ये पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है क्या उसकी कंडक्टिविटी को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हां बिल्कुल कर सकते हो। अगर हमें यह पता चल जाए कि वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर बेस्ड है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम 100% वो कंडक्टिविटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वो फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वो फैक्टर्स। तो यही हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। एंड पहला इज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है? मैंने एक सॉल्ट ले लिया AB, जिसको मैंने माना कि ये पानी में जाकर इलेक्ट्रोलाइट बना लेगा, लेकिन मैंने उस AB में देखा कि यार A और B के बीच में एक आयन है। मैंने बोला यार AB जो कि मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये पानी में जाता है तो, और जैसे ही पानी में जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा A+ और B- में, कैटायन और एनायन में, और मेरे लिए चार्ज कैरी करेगा, मेरे लिए कंडक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन ये जो AB है, इसमें जो A और B है, बोले तो कैटायन और एनायन, इनके बीच में एक अच्छा अट्रैक्शन है। A+ और B- में बोले एक अट्रैक्शन अच्छा है, और चूंकि ये दो आयन में एक अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो फिर अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन अच्छा रहा तो क्या A+ और B- टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। A+ और B- नहीं टूटेंगे। और जब A+ और B- नहीं टूटेंगे तो मतलब आयंस विल नॉट गोइंग टू फॉर्म। If inter ionic attraction is strong, और जब आयंस ही नहीं बनेंगे, तो फिर कंडक्टिविटी दिखाएगा कौन? क्योंकि जिम्मेदारी तो आयंस की थी, तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम होना चाहिए, अच्छा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आयंस इजीली बन सके और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बड़ी आसानी से हो सके। क्या लिखा है देखेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। मोर द सल्यूट इंट्रैक्शन, मोर द सल्यूट इंट्रैक्शन, लेसर विल बी द डिसोसिएशन। यह आयन का डिसोसिएशन अच्छा नहीं होगा। एज अ रिजल्ट लेस नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। क्लियर हुआ ये पहला पॉइंट?
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो कंडक्टर है उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है सॉरी, उसके बीच में जो आयंस है, उन आयंस का आपस में एक अच्छा गठजोड़ है, अच्छा गठबंधन है, वो अलग नहीं होते, वो अट्रैक्शन अच्छा करते। A प्लस बी माइनस को छोड़ना नहीं चाहता, तो फिर आयंस अच्छे से नहीं बनेंगे, लेस नंबर ऑफ आयंस बनेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। तो हम चाहते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो। ये पहला पॉइंट, स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि वो पार्ट में इरेज कर सकूं, फिर सेकंड पॉइंट पर आएंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। सारे फैक्टर से जो एक एक करके हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, सारे फैक्टर से जो एक एक करके हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेशन ऑफ आयंस? ध्यान से सुनना। इफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग, देन लेस नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक और दिक्कत है, सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन तो ठीक है अपनी जगह पर, वो नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो गया तो वो आयंस भले बन ज्यादा जाए, लेकिन मूव कैसे करेंगे? मूव करने के लिए दे शुड बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ कोई इंटरेक्शन अच्छा नहीं होना चाहिए, इवन सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ भी कोई इंटरेक्शन अच्छा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट का सॉल्वेंट से इंटरेक्शन रहा तो वो सॉल्यूट अलग तो हो जाएगा, लेकिन फिर सॉल्वेंट उसे भागने नहीं देगा, और हम चाहते हैं हमारा आयन भागे, तो वो इंटरेक्शन भी कम होना चाहिए। सॉल्वेशन ऑफ आयंस जिसे बोलते हो, इट शुड बी लेस। जितना लेस होगा उतना हमारे आयंस फ्रीली मूव कर सकेंगे, और मुद्दा है सिर्फ आयंस को फ्री मूव कराने का। तो ना उनका सॉल्यूट और सॉल्यूट से अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट इज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट कितना विस्कस है, मतलब कितना गाढ़ा है, कितना विस्कस फोर्स रखता है। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस फोर्स? सॉलिड में जो चीज फ्रिक्शनल फोर्स मानी जाती है, सॉलिड में जो काम फ्रिक्शनल फोर्स का होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या काम होता है? सॉलिड बॉडीज पर मोशन को रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे दो बॉडीज हैं एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं, तो अगर उनके बीच में फ्रिक्शन आ गया तो वो बॉडी अच्छे से मूव नहीं करेंगी। जैसे हम कहते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड क्यों कर रहा है? बिकॉज उसमें फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शनलेस, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बट फ्रिक्शन आ गया तो वो अच्छे से स्लाइड नहीं करेगा, तो मतलब मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। वही काम लिक्विड में भी होता है। अगर लिक्विड में विस्कस फोर्स ज्यादा है, बोले तो विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहा जाता है। सिंपल। अब लिक्विड गाढ़ा है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अंदर मूव नहीं कर सकते, और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कोई और पार्टिकल भी है जो कि हमारे आयंस होंगे, जो कि नमक के पार्टिकल होंगे, तो वो नमक के आयंस भी इजीली मूव नहीं कर सकते होंगे। तो विस्कस लिक्विड में आयंस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहता है, कन्फाइंड रहता है, मतलब आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो हमारा सॉल्वेंट लेस विस्कस होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी जितनी कम हो सके उतनी होनी चाहिए, सो दैट आयंस फ्रीली मूव कर सके। यही चीज लिखी है, मोर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, मोर विल बी द हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ आयंस। मोर विल बी द हिंड्रेंस, मतलब जो रुकावट होगी आयंस को वो ज्यादा मिलेगी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो सॉल्वेंट की ज्यादा विस्कोसिटी तो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकता, रुकावट ज्यादा होगी। इसलिए क्या बोला गया है? इसलिए आपको यह बोला गया कि लेस विस्कस आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाइल्यूटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का खेल तो हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर का ज्यादा होना अच्छी बात है। क्यों? पहली बात तो अगर मान लो विस्कस सॉल्वेंट था, हीट करने पर उसकी विस्कोसिटी 100% कम होगी। जैसे कोई चीज गाढ़ी है बहुत, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो डाइल्यूट होने लगेगी, थोड़ी पतली होने लगेगी वो थोड़ी। गाढ़ा लिक्विड है कोई, तो वो लिक्विड पतला होने लगेगा जब तुम हीट करोगे, तो मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात क्या है? जो आयंस को तुम भगाकर कंडक्टिविटी देख रहे थे, अब हीट देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो आयंस तेज भागेंगे। वो आयंस क्या करेंगे? तेज भागेंगे।
दे विल स्टार्ट मूविंग एट अ रैपिड रेट, और जब आयंस रैपिड रेट पर मूव करेंगे मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। यही चीज यहां लिखी है टेम्परेचर में। सो द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि ये सॉल्वेंट को लेस विस्कस कर देगा। एक बात ये तो इसका साइड इफेक्ट मान लो, लेकिन सबसे मेन डोमिनेटिंग बात ये है कि आयंस का रेट बढ़ा देगा, ये मूवमेंट का स्पीड बढ़ा दे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आयंस तेज भागेंगे एंड दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगला कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये फिफ्थ फैक्टर है। कौन सा? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और यही से हमारा आगे का पूरा पार्ट शुरू होगा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंसंट्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे जरूरी फैक्टर है हमारा ये कंसंट्रेशन। क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलार कंडक्टेंस। क्या है मोलार कंडक्टेंस? अभी मैं बताऊंगा, यही तो पूरा आगे हम लोगों को पढ़ना है। द मोलार कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। जो मोलार कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो डाइल्यूशन होने पर इंक्रीज होगा। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय मोलार कंडक्टेंस, हालांकि ये बात पूरी आगे आएगी, बट मैं तुमको अभी एक बात एक छोटी सी डेफिनेशन से समझा देता हूं, क्योंकि पॉइंट का जिक्र यहां हो गया है। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टेंस। क्या बोला? सुन लो, मोलार कंडक्टेंस क्या बोला? मोलार कंडक्टेंस क्या बोला? ध्यान से देखेंगे। इट्स अ कंडक्टेंस it's a conductance offered by 1 mole of an electrolyte। अगर कोई सॉल्ट 1 मोल मिला है पर लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन, जैसे नमक का पानी तुमने मिलाया, घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक, NaCl। अब NaCl का तुमने अगर 1 मोल डाला और पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल नमक डिसॉल्व है इस 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब वो 1 मोलारिटी हो गई। मोलारिटी इज 1 मोलार। उस 1 मोलार में जो आयंस मौजूद हैं, वो आयंस जो भी कंडक्टिविटी दिखाएंगे, जो भी कंडक्टिविटी ऑफर करेंगे, उसे हम कह देंगे उसका मोलार कंडक्टेंस। हम उस सॉल्यूशन का उसे कह देंगे मोलार कंडक्टेंस। अब इसकी यूनिट क्या होगी, क्या चीजें होंगी, वो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सब पढ़ेंगे अभी अपन, बट दैट इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टेंस। वो मोलार कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी सॉल्यूशन पे जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल सॉल्ट मौजूद है, उसके द्वारा जो भी ऑफर्ड कंडक्टिविटी होगी वो मोलार कंडक्टेंस होगी। और इसमें जितना पानी डाल दोगे, इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है 1 मोल होना चाहिए, जितना तुम पानी डाल दोगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब मोलार कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। पानी डालना मतलब सॉल्वेंट डालना, अगर सॉल्वेंट पानी है तो पानी डालना, वरना कोई और सॉल्वेंट है तो वो डालना, मतलब ओवरऑल सॉल्वेंट की वैल्यू को बढ़ाना, मतलब डाइल्यूशन करना। तो जितना तुम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे उसका मोलार कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। हालांकि आगे चलकर हम कंडक्टेंस भी 2 पढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कापा और एक मोलार कंडक्टेंस होता है। कापा जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो डिक्रीज होगा। क्या होगा वो, क्यों होगा, कापा क्या होता है, अभी ये सब चीजें छोड़ो। अभी तो हम 2 कंडक्टेंस होते हैं जिसमें से एक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, और वो ये कहता है कि जितना इसको डाइल्यूट करोगे, किसको, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को, तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी।
मतलब पहले कम इलेक्ट्रिसिटी पास करता था, तुमने सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट मान लो पानी है तो पानी और बढ़ा दिया उस सॉल्यूशन में, तो अब और अच्छी कंडक्टिविटी दे रहा है, और अच्छी कंडक्टिविटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब तुमने पानी डाल दिया तो जो आयंस होंगे उनके बीच का स्पेस बढ़ा दिया तुमने। आयंस तो वही है, एक मोल ही है, लेकिन अब 1 मोल ज्यादा पानी में मौजूद है, तो क्या होगा? तुमने स्पेस बढ़ा दिया। अब स्पेस बढ़ा दिया तो फिर आयंस इजीली मूव कर सकते हैं। जब आयंस इजीली मूव करेंगे तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये है वो 5 फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे असर डालते हैं। ये है वो 5 फैक्टर जिनको कम ज्यादा करके आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन चेंज कर सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले। तो अपन ने देख लिया कि ये वो फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे असर डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कम ज्यादा कर सकते हैं अगर इन फैक्टर्स पर खेल कर दिया जाए तो। लेकिन इन सब में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो वो है 5th फैक्टर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है उस पर कंडक्टिविटी असर डालेगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कौन सी? मोलार। कंसंट्रेशन डिक्रीज होना मतलब डाइल्यूशन बढ़ना, मतलब आप सॉल्वेंट और मिला रहे हो, और अगर नमक का पानी है तो पानी और मिला रहे हो, मतलब तो जितना ज्यादा पानी मिलाओगे कंडक्टिविटी उतनी आपकी इंक्रीज होगी। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, और इसमें आपको याद रखना आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। लेकिन फिर कहीं एक बुक में लिखा होगा कि कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, तो उसको ध्यान देना, वो कंडक्टेंस जो है वो कापा वाला कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसे बोलते हैं। अभी जो मैं कंडक्टेंस बोल रहा हूं, जो डाइल्यूशन से बढ़ा रहा हूं, जो कह रहा हूं डाइल्यूशन से बढ़ेगा, वो मोलार कंडक्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो मोलार कंडक्टेंस है। और जहां वो डाइल्यूशन से कम होने वाला कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कापा। उसकी चर्चा करेंगे, उसका अलग से वीडियो मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को लेकर, वो सारी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज व्हाट? ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज व्हाट? एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्षमता जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट कर सके, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्षमता जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उससे उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहा जाता है। मैं कितनी टेंडेंसी से, कितनी क्षमता से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता हूं, वो मेरी कंडक्टिविटी या मेरा कंडक्टेंस होगा। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टेंस होगा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो कितनी टेंडेंसी से वो अलाउ कर रहा है, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर उसको पास करने की, वो उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होगा। हालांकि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में डिफरेंस है, वही चीज बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। नाउ जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आल्सो ओबे ओम्स लॉ। ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने क्या पढ़ा है बचपन से? ओम्स लॉ पढ़ा है, जो ये बताता है, जो रिलेशन देता है करंट और वोल्टेज का। अगर याद हो तो तुम कहते थे सर एक वायर है, इस वायर के अक्रॉस अगर एक टर्मिनल है, मान लो ए और बी, तो ए और बी के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज करो V, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इस V की वजह से यहां पर एक करंट ट्रैवल करता है, इस V की वजह से एक करंट ट्रैवल करता है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो क्या कहलाता है, समझेंगे इस बात को। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या कहलाता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज पे। जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, मतलब इस ए बी के अक्रॉस जितना बड़ा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट ट्रैवल करेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। जैसे छोटी बैटरी लगाई तो छोटा पोटेंशियल डिफरेंस तो छोटा करंट ट्रैवल होगा, बड़ी बैटरी लगाई तो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस तो बड़ा करंट ट्रैवल होगा। तो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा आपका यहां करंट।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको आर बोलते हैं, जो बोला जाता है रेजिस्टेंस, तो ये V इक्वल टू आई आर बन जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वेयर V इज वोल्टेज, वेयर V इज नथिंग बट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और पीडी अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस I इज नथिंग बट इट्स द करंट, I क्या हो गया आपका करंट जो फ्लो कर रहा है उस वायर में, उस कंडक्टर में, और जो R होगा वो उसका रेजिस्टेंस होगा, जो R होगा वो उसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, ये जो वायर है इस वायर का रेजिस्टेंस होगा R, मतलब कितना ये हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, कितनी ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ करंट, वो क्वांटिटी रेजिस्टेंस यानी कि R कहलाएगी। लेकिन ये सारी बातें जो आपने पढ़ी हैं, ये पढ़ी है सब आपने, ये सारी बातें आपने वायर के लिए पढ़ी हैं, और वायर बोले तो मेटालिक वायर, वायर बोले तो मेटालिक वायर। 10th क्लास में आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, लेकिन आपने वहां पर जो पढ़ा था वो वायर में पढ़ा था, कंडक्टर लिखते थे और वो कंडक्टर क्या मान लेते थे, मेटालिक वायर। लेकिन अब हम मेटालिक कंडक्टर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बहुमूल्य चैप्टर, इस चैप्टर में हमारा कंडक्टर है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तो सवाल हमारे मन में यह आया कि सर किसी मेटालिक कंडक्टर पर जब ओम्स लॉ लगता था तो क्या किसी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पर भी ओम्स लॉ लग सकता है, तो जवाब है हां, बिल्कुल यस, 100% आप ओम्स लॉ को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो नमक के पानी है, इस नमक के पानी में भी आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस नमक के पानी में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स लिखते हो ना, एनोड और कैथोड, इनके बीच में आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, उनके बीच में जो करंट दौड़ाओगे वो होगा I, और इसमें भी 100% बीच में कहीं रेजिस्टेंस आएगा। अब वो रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकलेगा, वो सब जिक्र करेंगे। तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, मतलब जो जो चीजें ओम्स लॉ में थी वो सब चीजें आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब ओम्स लॉ सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए भी बना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए लिखा है जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आल्सो ओबे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहां पर भी अप्लाई यानी कि ओबे करवाया जा सकता है, और यही चीज हो रही है। अब जैसे देखो, इनने इथेनॉल मिलाया तो नो कंडक्टिविटी, ये बल्ब ग्लो नहीं करा, ये एक एग्जांपल दिया इनने केसीएल करवाया है, इनने केसीएल करवाया तो केसीएल की हाई कंडक्टिविटी, क्यों, क्या डिफरेंस है देखो। जब इथेनॉल था तो कोई आयंस नहीं थे, इथेनॉल का मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड था, पानी में था, ये पानी में है, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल अगर आपको दिख रहे हो, लेकिन अनडिसोसिएटेड है, और अनडिसोसिएटेड मतलब आयंस नहीं है, और आयंस नहीं है तो फिर चार्ज कौन कैरी करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। तो देखो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, नहीं चमक रहा है बल्ब। लेकिन जैसी केसीएल डाला तो के प्लस और सीएल माइनस, के प्लस और सीएल माइनस रहा, आयंस बन गए, और जब आयंस बन गए तो आयंस ने मूवमेंट दिया, मूवमेंट दिया तो ये सर्किट पूरी हो गई। यहां तो वायर दे रहा है, यहां नीचे आयंस दे रहे हैं, तो ये सर्किट पूरी हो गई। 100% बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो हो गया। ये केसीएल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और मतलब जितने केसीएल आपने लिए होंगे सबने आयंस ब्रेक करे होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी तो दिखाएगा, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी दिखाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड ले लेते हैं, मैंने बात करी थी वीक एसिड की, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। बोले तो पानी में जाएगा तो जितने मॉलिक्यूल तुमने एसिटिक एसिड के लिए, वो सारे मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करके आयंस में नहीं तोड़ेंगे, कुछ अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे। तो जो टूटेंगे सिर्फ उनके द्वारा कंडक्टिविटी मिलेगी, जो नहीं टूटे वो कंडक्टिविटी ऑफर नहीं करेंगे, तो फिर कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। बल्ब ग्लो करेगा लेकिन उतनी इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करेगा जितनी इंटेंसिटी से यहां ग्लो कर रहा था, यहां उतनी इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करेगा। यहां देखो एकदम चमक रहा है, यहां देखो बस जल रहा है,
संपट पड़ी क्या मेरी बात? क्यों? क्योंकि देयर इज अ लो कंडक्टिविटी, ये लो कंडक्टिविटी है। तो ये सोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, बट यस ओम्स लॉ हर कंडीशन पे, लो कंडक्टिविटी हो या हाई कंडक्टिविटी हो, अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, जहां कंडक्टिविटी नहीं है मतलब वहां करंट नहीं है, मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब वहां सर्किट पूरी नहीं है, तो फिर वहां तो आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। बट यस यहां पर आप ओम्स लॉ लगा सकते हो, जैसे आप मेटालिक कंडक्टर पे लगाते हो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? एकदम क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ओके, तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को लेकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को लेकर बात की थी। अब अगले वीडियो में हम प्रॉपर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जिक्र करेंगे, यानी कि हम जानेंगे क्या है मोलार कंडक्टेंस, क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या असर होगा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ, यानी कि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें या हम किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें तो कैसे उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी चेंज होगी, कैसे वेरी करेगी, इस बात को हम आप अगले वीडियो में समझेंगे। और इसी के साथ आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अब आप प्रॉपरली सारी प्लेलिस्ट के साथ, ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट के साथ ये सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप magnetbrains.com पर जाओगे तो आपको सारे फैकल्टीज के ऐसे आपको एक जो आइकन्स होंगे वो दिखेंगे जिसमें सारे लेक्चर्स होंगे। मेरा भी क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 का आपको ऐसे दिख जाएगा फोल्डर। आप इस पर किसी पर भी क्लिक करोगे तो वो 12th का पार्ट 1 जैसे आपने ओपन करा तो सारे चैप्टर वाइज लिस्टिंग यहां पर हो जाएगी, पूरे चैप्टर की लिस्टिंग हो जाएगी जिसमें मैंने वीडियो लेक्चर सारे अवेलेबल हैं आपको, वो सारे यहां शो होंगे। प्लस पर जैसे ही आप टिक करोगे, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लस पर टिक करोगे तो जैसे ही प्लस पर टिक करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक के वीडियो आएंगे। किसी भी टॉपिक पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो इस तरीके से रन होगा, बहुत स्मूथली रन होगा। और YouTube से बेहतर है ये प्लेटफॉर्म magnetbrains.com पर रन करने का, क्योंकि YouTube में जब आप वीडियो प्ले करते हो तो जाहिर सी बात है वीडियो में के बीच में कई फ्रीक्वेंट एड्स आते हैं, कई एड्स आते हैं, और कभी किसी ऐड पर क्लिक कर दिया तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं और ही निकल गए, तो पढ़ने क्या आए थे और किस वीडियो पर पहुंच गए आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप magnetbrains.com पर आओ, वहां प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे वीडियोस को आप एक्सेस करो और एकदम फ्रीली अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि YouTube से magnetbrains.com बुला रहे तो किसी चीज का सब्सक्रिप्शन है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, 100% फ्री एजुकेशन है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी magnetbrains.com के प्लेटफॉर्म पर। और मैग्नेटब्रेन्स का हिंदी का चैनल भी लॉन्च हो चुका है, आपको पता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ये परेशान थे कि सर फैकल्टी जो पढ़ाते हैं वो समझ तो आता है लेकिन हमें प्रॉपर हिंदी में लेक्चर्स चाहिए, मतलब इवन जो टर्मिनोलॉजी होती है ना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड की, तो इनके अणु, परमाणु, ये वाली टर्मिनोलॉजी हमें लिखनी है। तो अब आपको वो परेशानी खत्म है क्योंकि मैग्नेटब्रेन्स का एक्सक्लूसिव हिंदी चैनल लॉन्च हो गया है जहां पर आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो हिंदी के लेक्चर्स के लिए परेशान हो रहे हैं और उनको भी बोले सब्सक्राइब करें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रही बात मेन चैनल की, तो मेन चैनल मैग्नेटब्रेन्स का आप ये मेरे को देख ही रहे हो, इस पे आपको केजी से लेकर 12 तक के हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियोस है। केमिस्ट्री आपको मिल रहा है, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशल साइंस, कॉमर्स के सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या ईवीएस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ऐसे सब्जेक्ट्स के भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आप लोगों के लिए हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टीज ने आपको क्रिएट किए हैं और ये सब अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% फ्री एजुकेशन का मोनोपोली है एमबी के पास, वो हम लेकर चल रहे हैं और वही चीज आपको यहां पर डिलीवर कर रहे हैं। तो मैग्नेटब्रेन्स के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसी तरीके से मैग्नेटब्रेन्स की टीम को सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।